आज हम आप लोग को हार्डी-विनबर प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या इसको टफ मानकर छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक हम बताएंगे आपको कि ये बहुत आसान लगेगा। इस पे आए हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेंगे और लास्ट में इसमें विभिन्न कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं हार्डी-विनबर प्रिंसिपल को। हार्डी-विनबर प्रिंसिपल जो होता है, इसके मेन पॉइंट ये हैं कि हार्डी-विनबर प्रिंसिपल जो होता है ये लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होगा? लार्ज पॉपुलेशन पे, ठीक है। ये नियम किस पे अप्लाई होगा? लार्ज पॉपुलेशन पे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जो पॉपुलेशन होगी लार्ज पॉपुलेशन वो कैसी होगी? नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन होगी। नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन मतलब ये हुआ कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाने पे नई स्पीसीज की ओरिजिन नहीं होगी, मतलब नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन होगा। दूसरा, एलील फ्रीक्वेंसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने में चेंज नहीं होगा। एलील फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज from one generation to other generation। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट हो गए शुरुआती कि हार्डी-विनबर प्रिंसिपल जो होता है किस पे एप्लीकेबल होगा? लार्ज पॉपुलेशन पे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये नॉन लार्ज पॉपुलेशन कैसी होगी? नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन मतलब ये हुआ कि नई स्पीसीज की ओरिजिन नहीं होगी, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एलील फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं हार्डी-विनबर पॉपुलेशन के। हार्डी-विनबर जो पॉपुलेशन होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल होता है या पॉपुलेशन होता है उस पे म्यूटेशन लागू नहीं होता है, नो म्यूटेशन, ठीक है। ये प्रिंसिपल तब काम करेगा कि हार्डी-विनबर जो पॉपुलेशन होगा उसमें म्यूटेशन ना हो। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? एलील फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, वो भी ना हो, ठीक है। इसको डिटेल में इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं बता चुके हैं। तीसरा चीज है, नो नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन भी ऐसे पॉपुलेशन पे अप्लीकेबल ना हो, ठीक है। चौथा चीज है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। या इसी को कह सकते हैं नो सेलेक्टिव मेटिंग। या इसको कह सकते हैं नो सेलेक्टिव मेटिंग, या इसको हम कह सकते हैं रैंडम मैटिंग हो। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है रैंडम मैटिंग पे, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है जो उसको देखते हैं, नो रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो नो म्यूटेशन हो गया, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नो रिकॉम्बिनेशन। और लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, नो माइग्रेशन। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए किसी भी हार्डी-विनबर पॉपुलेशन में, ठीक है। क्या फीचर होना चाहिए? वो लार्ज पॉपुलेशन हो, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन हो, एलील फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो, ठीक है, उसमें म्यूटेशन ना होता हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना होता हो, नेचुरल सिलेक्शन ना लागू हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, या रैंडम मीटिंग हो, या रिकॉम्बिनेशन ना हो। रिकॉम्बिनेशन से भी क्या होता है? नई स्पीसीज ओरिजिन हो जाएगी,
ठीक है, माइग्रेशन भी ना हो। अगर माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से दूसरे एनिमल आते जाते हैं, तो उससे भी नई स्पीसीज बनने के चांस रहते हैं। तो ये सब प्रोसेस ना हो, ऐसे जगह हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल अप्लीकेबल होगा, और ये पॉपुलेशन कहलाएगी हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये तो हो गया एक थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको लगाने के लिए कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को बता देते हैं, क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाएगा। उसको देखते हैं जो फार्मूला है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें। अगर हमें जैसे क्वेश्चन अगर पूछा आता है, कहा जाता है कि एलील फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे कहा गया टू कैलकुलेट एलील फ्रीक्वेंसी, किसी भी पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को कह रहा है। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला होता है P प्लस Q इक्वल टू 1। फार्मूला क्या होगा? P प्लस Q इक्वल टू 1 एलील फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहां P क्या है? डोमिनेंट एलील। कभी कभी पूछा था P क्या है, और Q क्या है? रेसेसिव एलील। ठीक, तो यहां पे देखें, अगर एलील फ्रीक्वेंसी पूछ रहा किसी भी पॉपुलेशन का, तो फार्मूला क्या लगाएंगे? P प्लस Q इक्वल टू 1। जहां P क्या है? डोमिनेंट एलील है, Q क्या है? रेसेसिव एलील। ठीक, अगला देखते हैं। यदि कह रहा है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, टू कैलकुलेट जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल, यदि जीनोटाइप कैलकुलेशन की बात कर रहा है, ठीक है, इसके लिए फार्मूला लगेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 1। ठीक है, किसी पॉपुलेशन का अगर जीनोटाइप पूछा जा रहा है, तो फार्मूला लगेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 1। ठीक है, याद रखिएगा, जीनोटाइप के लिए हो गया। ऐसे ही अगर पूछ रहा है टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, क्या कर रहा है? कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील का रहा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ P हो जाएगा। ठीक है ना, अगला कह रहा है टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Q। अगला फार्मूला टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी किसकी कैलकुलेट करना? होमोजाइगस डोमिनेंट की। ये हो जाएगा P स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव, अगर ये पूछा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। होमोजाइगस डोमिनेंट पूछे, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब PP मतलब P स्क्वायर, और होमोजाइगस रेसेसिव मतलब क्या हो गया? QQ या Q स्क्वायर। ठीक है, और इसी टाइप अगर पूछ ले
कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस अगर पूछता है तो ये क्या हो जाएगा 2pq। हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा 2pq। ठीक है, अगर इसी तरह पूछ ले टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। तो इतने फार्मूले हैं। ठीक है, अगर ये आपको याद हो गए, समझ में आ गए, तो बड़े आसानी से इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं जो आए हुए कंपटीशन में, उसके बाहर नहीं आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें among the following which is not an assumption of Hardy-Weinberg rule। ठीक है, कौन सा हार्डी-विनबर्ग रूल पे अप्लीकेबल नहीं होगा? ऑप्शन देख लीजिए, हार्डी-विनबर्ग रूल पे कौन सा अप्लीकेबल नहीं होगा। पहला कह रहा है रैंडम मेटिंग, दूसरा कह रहा है स्मॉल पॉपुलेशन साइज, तीसरा कह रहा है नो नेचुरल सिलेक्शन, और चौथा कह रहा है नो म्यूटेशन। अब ये चार ऑप्शन दिया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हार्डी-विनबर्ग रूल पे अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, रैंडम मैटिंग नहीं होगा, स्मॉल पॉपुलेशन नहीं होगा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, या म्यूटेशन नहीं होगा। आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, बाद में कमेंट करिएगा, हम बताएंगे क्या आंसर सही है। इसको अगर वीडियो आप ठीक से देखोगे तो निश्चय इसको लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर अभी हम नहीं बता रहे हैं, बाद में बताएंगे लास्ट में। अभी आप सोच लीजिए कौन सा हो सकता है, वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। दूसरा देखिए ऑप्शन दे रहा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोई पॉपुलेशन है हार्डी-विनबर्ग, ठीक है ना, कोई हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें P और Q, ये सेकंड क्वेश्चन है, P और Q। ठीक है, P एंड Q इन हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन रिप्रेजेंट। P और Q क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन एलील फ्रीक्वेंसी, तीसरा ऑप्शन हेट्रोजाइगोट फ्रीक्वेंसी, और चौथा ऑप्शन होमोजाइगोट फ्रीक्वेंसी। कह रहा है इसमें P और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी, हेट्रोजाइगोट फ्रीक्वेंसी या होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी। इसको भी आप बताइएगा, आंसर लास्ट में हम इसमें बताएंगे क्या सही है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी दिया है डोमिनेंट एलील की A,
डोमिनेंट एलील if the frequency of dominant allele A, ठीक है, डोमिनेंट एलील कितना है, A will be 0.4, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, कोई पॉपुलेशन है उसमें डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा है, 0.4, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, नंबर 1 होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा इसी में हेट्रोजाइगस क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है होमोजाइगस रेसिप क्या होगा, ठीक है। पूछ रहा है कोई पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे, हेट्रोजाइगस कितने होंगे, और होमोजाइगस रेसिप इंडिविजुअल कितने होंगे, ठीक है। कोई पॉपुलेशन में डोमिनेंट एलील ए दिया है, अब उसमें पूछा होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे, हेट्रोजाइगस कितने होंगे, होमोजाइगस रेसिप कितने होंगे। अब इसको लगाने का तरीका देखिए कितना आसान है। डोमिनेंट एलील ए दे रहा है, ठीक है, अगर एलील ए दे रहा है मतलब पी आपको दे रहा है, ए दे रहा मतलब क्या हुआ, डोमिनेंट एलील ए दे रहा मतलब पी दे रहा मतलब 0.4 दे रहा है, ठीक है। अब आप क्यू निकाल सकते हैं, फार्मूला आप जानते हैं P प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो P दे रहा कितना 0.4, Q निकाल लीजिए 1, तो Q कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4, तो Q बराबर कितना आ गया 0.6, तो P की फ्रीक्वेंसी कितना आ गई 0.4, Q की फ्रीक्वेंसी कितना आ गई 0.6। अब कह रहा होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या पूछ रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा पी स्क्वायर, तो ये p बराबर 0.4 है, ठीक है, तो पी स्क्वायर कर दिए 0.4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 0.116, ठीक है, ये आंसर 1 आ गया, ए आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा बी हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का फार्मूला क्या होता है, हेट्रोजाइगस इक्वल टू 2pq, फार्मूला बताए थे, हेट्रोजाइगस इक्वल टू 2pq, 2 हो गया, p कितना है 0.4, q कितना दे रहा है 0.6, कितना हो गया 6 चौक 24, 24 दूना 48, 0.48 कितना आ गया 0.48। फिर अगला कह रहा है होमोजाइगस रेसिप, होमोजाइगस रेसिप इंडिविजुअल मतलब क्या हो गया क्यू स्क्वायर, होमोजाइगस रेसिप मतलब क्या हो गया, ये हुआ होमोजाइगस रेसिप मतलब क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर कितना होगा, क्यू बराबर 0.6, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0.36, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसिसिव डिजीज इज 16%, क्या कर रहा है किसी भी इन ए पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसिसिव डिजीज, होमोजाइगस रेसिसिव डिजीज वाले इंडिविजुअल जो है कितना है 16% है, homozygous recessive disease is 16%, then the frequency of dominant allele would be, अब क्या पूछ रहा है डोमिनेंट एलील कितना होगा, होमोजाइगस रेसिसिव दे रहा है कितना 16%, तो डोमिनेंट एलील कितना होगा, ठीक है ना। अब देखिए होमोजाइगस रेसिसिव मतलब ये हो गया, ठीक है, क्यू क्यू, होमोजाइगस रेसिसिव को क्या लिख सकते हैं क्यू क्यू, या इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया क्या 16%,
या इसको कर सकते हैं 16/100, या इसको कर सकते हैं 0.16, ठीक है, 0.16 क्यू स्क्वायर। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0.16 बराबर क्या होगा 0.4। क्यू कितना आ गया 0.4, ठीक है। अगर क्यू आ गया 0.4, ठीक है, तो ये डोमिनेंट एलील पूछ रहा है, डोमिनेंट एलील पूछने का मतलब ये पी पूछ रहा है, ठीक है। क्यू आ गया 0.4, फार्मूला लगा दीजिए, पी प्लस क्यू बराबर 1। पी पूछ रहा है, क्यू कितना दिया है 0.4 बराबर 1, तो पी इक्वल टू 1 माइनस 0.4 कितना आ गया 0.6। ये हो गया आंसर, ठीक है। कितने आराम से आ गया। अगर ये फार्मूला आप जान रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो बड़े आराम से क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत आसान ये भी रहेगा। एक सेकंड बस, थोड़ा सा रिमूव कर दें। चलिए इसको भी देखते हैं। क्या रहा है, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, टोटल कितने हैं पॉपुलेशन में इंडिविजुअल 1000, टोटल इंडिविजुअल कितने हो गए 1000। इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 360 बिलोंग टू जीनोटाइप AA, उसमें AA कितने हो गए जीनोटाइप वाले 360 इंडिविजुअल। 482 A एंड कैपिटल A स्मॉल A, कैपिटल A स्मॉल A कितना बता रहा है 480 इंडिविजुअल, ठीक है। एंड रिमेनिंग 160 इज स्मॉल A स्मॉल A, 160 कितने हो गए स्मॉल A। अब क्या पूछ रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A इन द पॉपुलेशन इज, पूछ क्या रहा है एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ A इक्वल टू व्हाट। A मतलब P पूछ रहा है, P की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई यही पूछ रहा है, ठीक है। लगाने का तरीका देख लीजिए, बहुत आसान है, ठीक। ये टोटल इंडिविजुअल कितना दे रहा है 1000, जीनोटाइप कितना दे रहा है ये दे रहा है। अब जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी यहां निकाल रहे हैं। टोटल कितना हो गया ये 1000 दिया ही 1000 हो गया। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसमें 360 में 1000 का भाग दे दिए, कितना आ गया 0.36। इसकी फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगी 0.48, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी 0.16। तो ये हो गया सब, ये जितना आया ये पूरा, ये क्या हो गया जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालना एलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या निकालना है एलील फ्रीक्वेंसी, एक ही निकालना है, हम सबकी निकाल के देख लेते हैं। कैपिटल ए भी स्मॉल ए भी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दिया कितना, एलील फ्रीक्वेंसी का शॉर्टकट तरीका निकालने का, जो दिया फ्रीक्वेंसी अगर हम ए का निकालना है तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कितना दिया 0.36, ठीक है। और स्मॉल ए की निकालना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा है 0.16। और आप जानते हैं कैपिटल ए, ये जो हिट्रो जाएगा सर उसमें कैपिटल ए भी है स्मॉल ए भी है, तो आधा पार्ट इसका इसमें जाएगा, आधा पार्ट इसका इसमें जाएगा। तो 0.48 का आधा कितना हो गया 0.24, तो ये कितना आ गया 6 4 10 3 2 5 1 6, 0.6 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 0.6। ऐसे ही हिट्रो, इसमें हिट्रो जाएगा, इसमें स्मॉल ए भी है, इसका आधा कर दिए, कितना आ गया 0.24, काउंट कर लिए 6 4 10 2 1 3 1 4, या कह सकते हैं 0.4। तो ये आंसर आ गया। पूछा था डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितना होगी 0.6, अगर स्मॉल पूछता है कितना हो गया 0.4।
आपको ज्यादा लगाना नहीं है, ये दिया है, इसका जस्ट आधा कर देते हैं, ठीक है। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को लिखने के बाद उसमें इसका आधा कर देंगे। हेटेरोजाइगस में पार्ट है, कैपिटल इसमें भी है, स्मॉल इसमें भी है, इसको आधा आधा कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इस तरह डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आज हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या उस पर एप्लीकेबल है, कौन से नेचुरल फोर्सेज, ठीक है, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक, और क्वेश्चंस जो है कैसे लगाए जाएंगे, कौन कौन से फार्मूला होते हैं, इसको आपको बताए। अगर वीडियो समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।